दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर जो कि एक डॉक्टर था पकड़ा जाता है क्योंकि उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है शहर के एक जाने माने डॉक्टर की जिसका नाम था हैरोल्ड शिपमैन। एक ऐसा डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स की जान बचाने की बजाय उन्हें मारने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ये बात है इंग्लैंड के छोटे से टाउन हाइड की, जहाँ की पॉपुलेशन महज 30,000 थी। इंग्लैंड के हाइड टाउन में ही डॉक्टर हैरोल्ड पिछले 23 सालों से सीरियल किलिंग करता आ रहा था, जिसका अंदाजा किसी भी शख्स को नहीं था। हैरोल्ड ने कुल 250 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिसके बावजूद भी किसी का भी शक डॉक्टर पर नहीं गया और शायद आगे भी कभी नहीं जाता अगर हैरोल्ड शिपमैन एक छोटी सी गलती ना करता। तो आखिर क्या थी ये गलती और आखिर कैसे 250 से भी ज्यादा लोगों को मारने के बावजूद हैरोल्ड शिपमैन कभी पकड़ा नहीं गया? ये जानने के लिए मिस्टर इन्वेस्टिगेटर का ये वीडियो पूरा देखें। Ladies and gentlemen, in commenting on the conviction of Dr. Harold Frederick Shipman, I would like to address three specific issues. The conviction today of Harold Shipman is the culmination of 19 months of hard work by the prosecution team. डॉक्टर शिपमैन इंग्लैंड के हाइड टाउन में अपनी एक क्लिनिक चलाया करता था। 30,000 की आबादी वाले इस टाउन में हैरोल्ड शिपमैन एक काफी जाना माना डॉक्टर था, मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि डॉक्टर अपने इस पेशे के पीछे कत्लेआम मचा रहा है। डॉक्टर शिपमैन अक्सर उन्हीं पेशेंट्स को टारगेट करता था जो उम्र में काफी बुजुर्ग थे, ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके, उनके दिल का बोझ हल्का कर सके और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दे। डॉक्टर अपने पेशेंट्स को दोस्त बनाकर उनसे काफी पर्सनल डिटेल्स निकलवा लेता था, जैसे कि वो कब घर पर अकेले होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है और उनके घर में और कौन कौन लोग रहते हैं। और जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती थी तो वो पेशेंट्स को दवा का ओवरडोज देकर मार देता था। और शिपमैन पर किसी को भी शक इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि जिनका भी वो कत्ल करता था वो या तो उम्र में काफी बुजुर्ग थे और या तो वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। आने वाले कई सालों तक डॉक्टर शिपमैन कत्ल पे कत्ल करता रहा और उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो फूटता ही है। मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि डॉक्टर शिपमैन के अपोजिट में ही अपना एक क्लिनिक चलाती थी, वो पहली बार डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर शिपमैन, जो कि एक छोटी सी ही क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 15 से भी ज्यादा पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान शहर के एक बड़े हॉस्पिटल ब्रुक्स सर्जरी, जिसके पास शिपमैन की क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, उसके सिर्फ 10 से 12 पेशेंट्स ही मरे हैं। और आगे चल के ये शक और पुख्ता तब हो जाता है जब डॉक्टर शिपमैन के मारे गए पेशेंट्स के क्रियाकर्म के बारे में पता चलता है। असल में उन सभी 15 पेशेंट्स को दफनाया नहीं गया था, बल्कि उनकी बॉडीज को जला दिया गया था। दरअसल ये बात शक करने वाली इसलिए भी थी क्योंकि क्रिश्चियन सोसाइटी में मरने के बाद लोगों को दफना दिया जाता है, मगर शिपमैन के मारे गए पेशेंट्स के केस में ऐसा नहीं था। डॉक्टर लिंडा ने अपने इस शक को सही या गलत साबित करने के लिए एक रिपोर्ट भेजी मैनचेस्टर की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, जिसमें उन्होंने अपने पूरे शक का जिक्र किया। डॉक्टर लिंडा ने अपनी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया कि हाल ही में मारे गए शिपमैन के 15 से भी ज्यादा पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी और अकेली औरतें शामिल थीं, जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गईं। और सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये था कि इन सभी मरने वालों के घर में आखिरी शख्स जो आया था वो डॉक्टर शिपमैन ही था। डॉक्टर लिंडा की इस रिपोर्ट के बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी जाती है पुलिस के द्वारा, मगर अफसोस डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिलता है। इसी वजह से 1 महीने के बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है। डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ एक भी सबूत न मिलने का कारण ये भी था कि वो बहुत ही शातिर था। पेशेंट्स के मरने के बाद वो खुद ही उनके फॉर्म बी में साइन करता था। फॉर्म बी दरअसल दोस्तों वो फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट्स की मौत के बाद डॉक्टर को भरना होता है। इसी तरह डॉक्टर शिपमैन अपने पेशेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स में इंफॉर्मेशन फेक करता था और उनकी क्रिमेशन के लिए उन्हें भेज दिया करता था। इन्वेस्टिगेशन के बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 और लोगों की जान ली, लेकिन अब शायद पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका था और शिपमैन के पकड़े जाने का वक्त अब दूर नहीं था। दरअसल डॉक्टर शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड टाउन की फॉर्मर मेयर 81 ईयर्स की कैथलीन
ग्रंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मरी हुई पाई गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। डॉक्टर शिपमैन ने यहाँ भी कैथलीन के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और इसमें उसने मौत की वजह को ओल्ड एज करार दिया। कैथरीन की बेटी एंजेला पेशे से एक वकील थी और उन्हें अपनी माँ की इस आकस्मिक मौत पर तब शक होता है जब उनको अपनी माँ की एक वसीयत मिलती है जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दिया था। मगर एंजेला का शक तब और बढ़ जाता है जब वो देखती हैं कि वसीयत में केवल एक ही घर का जिक्र है, बल्कि कैथरीन ग्रंडी के पास तो 2 घर थे। एंजेला यहाँ पर ये समझ जाती हैं कि ये वसीयत किसी ऐसे शख्स के द्वारा बनाई गई है जिसे कैथरीन के दूसरे घर के बारे में नहीं पता था। एंजेला अपने इसी शक के आधार पर पुलिस के पास जाती हैं और उनसे एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की अपील करती हैं। चूँकि शिपमैन के खिलाफ आई ये पुलिस के पास दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी, तो पुलिस एंजेला के शक के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस इस बार सबसे पहले कैथरीन की बॉडी को कब्र खोलकर निकालती है और उसे ऑटोप्सी के लिए भेजती है। पुलिस का सबसे पहला कदम यहाँ पर यह था कि वो सबसे पहले कैथरीन का कॉज ऑफ डेथ पता करना चाहती थी। जैसे ही ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि कैथरीन की बॉडी में डाईमॉर्फिन यानी हीरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने इसके लिए जब डॉक्टर शिपमैन से पूछताछ की तो उसका कहना था कि कैथरीन हीरोइन का नशा ऑलरेडी ही करती थी और ये बात उसने कैथरीन का इलाज करने से पहले ही अपने कंप्यूटर में लिख रखी थी। असल में डॉक्टर शिपमैन ने अभी हाल ही में कंप्यूटर डेटा सेव करना स्टार्ट किया था अपने पेशेंट्स का, इसीलिए वो अभी भी कंप्यूटर को लेके काफी चीजें नहीं जानता था। दरअसल शिपमैन ने बड़ी चालाकी से कैथरीन का कॉज ऑफ डेथ ओल्ड एज अपने कंप्यूटर में सेव किया और बाद में उसको एडिट करके उसमें हीरोइन की इंफॉर्मेशन भी डाल दी। मगर अफसोस वो ये नहीं जानता था कि कंप्यूटर में तो लास्ट एडिटेड डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब कंप्यूटर में एंट्री की जांच की तो उसे मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन ने कैथरीन के हीरोइन लेने की बाद उसकी मौत के बाद एडिट की है। और यही नहीं, पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसमें कैथरीन की वसीयत की झूठी एंट्रीज की गई थी। अब इस टाइपराइटर वाली बात की पुष्टि इस बात से हुई कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ लेटर्स मिसिंग थे और वही एग्जैक्ट लेटर कैथरीन की वसीयत में भी मिसिंग थे। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन को आखिरकार अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो और भी लोग सामने आए जिनके परिवार वालों को शिपमैन ने पहले मारा था। दरअसल उनको भी कहीं ना कहीं ये शक तो जरूर था कि उनके परिवार के सदस्यों की मौत में डॉक्टर शिपमैन का हाथ जरूर है। आगे चल के पुलिस ने 15 और पेशेंट्स की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया। ये अभी हाल ही में डॉक्टर शिपमैन के पागलपन का शिकार बने थे। इन सभी केसेस में पुलिस ने एक खास पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। दरअसल इन सभी केसेस में डाईमॉर्फिन के ओवरडोज की बात सामने आई। आगे चल के पुलिस को यह भी पता चलता है कि पेशेंट्स के क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार की सलाह भी शिपमैन खुद ही विक्टिम के घर वालों को देता था ताकि बॉडी के जलने के बाद कोई भी नामो निशान ना रह जाए। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान पुलिस को ये मालूम चलता है कि 1975 से लेके 1998 के दौरान शिपमैन ने करीब 200 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली थी। मगर कई इन्वेस्टिगेशंस ये भी कहती हैं कि असल में ये नंबर 250 से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट ने शिपमैन के इस हैवानी काम के लिए उसे 15 बार सजाए मौत का फैसला दिया। मगर 2004 में शिपमैन ने जेल के अंदर ही बेडशीट की मदद से फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने एक बहुत हैरत अंगेज खुलासा किया। शिपमैन के साथी ने पुलिस को बताया कि असल में शिपमैन ने 208 या 250 लोगों की नहीं बल्कि कुल 508 लोगों को मौत के घाट उतारा था और शिपमैन ने खुद ही ये बात उसको बताई थी। इस केस में कई लोगों का कहना ये भी है कि असल में शिपमैन की माँ की मौत हाई डोजेज ऑफ मॉर्फिन की वजह से हुई थी। शायद इसीलिए ये पागल डॉक्टर शिपमैन भी अपने पेशेंट्स को ठीक उसी तरह मारना चाहता था। आशा करता हूँ दोस्तों कि मिस्टर इन्वेस्टिगेटर की ये रियल इवेंट स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना प्यार दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।